बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो ज़ुल्म करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो ज़ुल्म सहते हैं। लेकिन अपने इस मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अपने उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे पिछले प्रोग्रामों के बारे में फ़ीडबैक दी। ना सिर्फ़ उन्होंने पसंद किया बल्कि बहुत सी ऐसी बातों को पॉइंट आउट किया जो कि ज़रूरी थी। मिसाल के तौर पर कनाडा से आसमा नूरीन साहिबा ने मुझे ये बताया कि अगर आप अपने प्रोग्राम में जो सियासी रंग देती हैं प्रोग्राम को, वो हो सकता है कि कुछ लोगों को नापसंद आता हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, बल्कि आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इख्तलाफ़ राय ही तो असल में ज़िंदगी का असल रंग है। अगर आप मेरी किसी बात से इख्तलाफ़ करते हो, चाहे वो सियासी नोयत की हो या वो किसी भी पहलू से गुफ्तगू का हिस्सा हो, आपको पूरा हक है कि आप उस राय से इख्तलाफ़ करें। और इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपका और मेरा दोनों का है। हम एकतरफ़ा ट्रैफ़िक नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, बल्कि आप कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हों। और अगर मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इख्तलाफ होता है तो आप ज़रूर अपना नुक्ता नज़र कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि हम किसी मौजू को लेकर उसको एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं से देख सकें। बहुत से और दोस्तों ने भी जिनमें लुब्ना अशरफ हैं लाहौर से, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। पुरानी साथी हैं मेरी वो, उन्होंने रेडियो में मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम किए। लुब्ना बहुत टैलेंटेड ख़ातून हैं आप, और आपको चाहिए कि आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। और कुछ नहीं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपनी गुफ्तगू मुझ तक पहुँचा सकती हैं, जो कि यकीनन मेरे लिए और सुनने वालों के लिए काफ़ी सूदमंद होगी। इसी तरीके से आसिफ महमूद साहब ने ना सिर्फ के कमेंट बॉक्स में एक जो गुफ्तगू मैंने की थी, और उसमें हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेरेंस से मुतालिक थी। रिश्तेदारों की जो कपल होता है उसकी ज़िंदगी में जो इंटरफेरेंस होती है वो किस हद तक मुनासिब होती है, किस हद तक नामुनासिब होती है। उस सिलसिले में आसिफ महमूद ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखकर भेजा मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैंने और यानी आसिफ साहब ने और उनकी वाइफ ने ये डिसाइड किया अपनी शादी के फ़ौरन बाद कि वो किसी तीसरे को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करने देंगे। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर था कि आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया, ताकि हमें ये जान सकें हम सब मिल के कि इस मुआशरे के रंगों को खूबसूरत बनाने के लिए, इस ज़िंदगी के रंगों में रंग भरने के लिए हम एक दूसरे को क्या मशवरा दे सकते हैं, हम एक दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी के इस एक्सपीरियंस ने मेरे साथ एक अच्छा काम किया। जैसे कि आसिफ महमूद ने अपनी मुख्तसरन स्टोरी में ये बताया कि वो औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ ने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे को इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दी, तो वो दोनों बहुत खुश हैं। वो जिस तरह की ज़िंदगी उनकी है वो उसमें मगन हैं, खुश हैं और एक दूसरे के बेहतरीन कंपेनियंस हैं। तो ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो अगर किसी कमी का शिकार है या वो किसी भी मसले का शिकार है और किसी तीसरे बंदे को और किसी फैमिली के तीसरे शख्स को इन्वॉल्व करके अपना मसला हल करना चाहते हैं, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि आप दो जो कपल है, जो जोड़ा अल्लाह मियाँ ने आसमान पर बनाया था या ज़मीन पर बन गया, आपको अपने मसाइल खुद हल करने हैं। कोई तीसरा आपके मसले को हल नहीं कर सकता। हाँ, मशवरे कभी-कभी ले लेने चाहिए, लेकिन सिर्फ़ मशवरों की हद तक। उन पर अमल और उन मशवरों को देखने का जो तरीक़ेकार है वो आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर अपनी जजमेंट कोई नहीं कर सकता, अपने हालात की जजमेंट नहीं कर सकता। तो जनाब, अब आती हूँ मैं अपने आज के मौज़ू की तरफ, जो कि है कि ज़ुल्म सहना और ज़ुल्म करना। दरअसल इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। ज़ालिम और मज़लूम आपस में दरअसल एक दूसरे के को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसे, ये इस पे मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा वज़ाहत करूँ कि ज़ुल्म है क्या चीज़? ज़ुल्म क्या कोई नफ़सियाती मसला है? ज़ुल्म क्या कोई ज़हनी बीमारी है? ज़ुल्म कोई हमारी माशरती मजबूरी है?
یا ظلم ایک رویہ ہے جو لوگ اپناتے ہیں. یہ رویہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی اپنایا جا سکتا ہے. یہ رویہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بھی اپناتا ہے. خاص طور پہ طاقتور ملک جو ہیں وہ غریب ملکوں کے ساتھ اپناتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی امیر غریب کے ساتھ اپناتا ہے. کوئی غریب بھی بعض اوقات ظلم کرتا ہے امیر کے ساتھ. یہ ایک دو طرفہ چیز ہوتی ہے اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے. ظلم کی جو نفسیاتی وجوہات مجھے جاننے کو ملی، اور میں نے ایک مضمون پڑھا ڈاکٹر ابتسام الہی کا، جو کہ ایک نہ صرف مذہبی اسکالر ہے بلکہ وہ دین اور دنیا کے کو آپس میں کمپیریزن بھی بہت اچھا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ابتسام نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ جو ظلم کرنے کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ تعصب. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی بات آپ کو پسند نہیں، تو جب اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظلم غلط بات کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کا وہ تعصب آپ کو ظلم کو روکنے نہیں دیتا اور آپ بھی اس ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غفلت ہوتی ہے. ہم اپنی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. ہم ارد گرد ہونے والی جو مسائل ہوتے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بھی ظلم پنپنے میں مدد ملتی ہے. پھر ایک چیز جو ڈاکٹر ابتسام نے اپنے آرٹیکل میں لکھی، وہ ہے بے حسی. کہ ہم بعض اوقات اتنے ایموشن لیس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے ایک دوسرے کے لیے فیلنگ اپنی جو ہے اس کو بالکل محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید یہ اس کی وجہ بے حسی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک اگر دوسرے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ تک شاید نہیں پہنچے گا. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے. یہ جب ظلم کہیں ایک جگہ ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچنے والا ہوتا ہے. سب وقت کا انتظار ہوتا ہے. لیکن یہ بے حسی بھی معاشرے میں جو ہوتی ہے وہ ظلم کی پیداوار بنتی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے اگنورنس کی، غفلت. جیسے آپ کہہ لیں کہ غفلت سے مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے غلط یا کوئی ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ تو دیکھا جائے گا. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان مسئلوں کو لے کر، جو کہ ہمارے مسئلے نہیں کسی دوسرے کا مسئلہ ہے، ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بزدلی. ظلم کو سب سے زیادہ جو چیز انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے، وہ ہے بزدلی. اگر نہ صرف یہ کہ کوئی ایک شخص بلکہ کوئی قوم بھی اگر بزدل ہوتی ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہے. اور یہ چیز جو ہے ہم انٹرنیشنل سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے جو بڑے ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ممالک جو یہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور مل کر اٹھا سکتے ہیں، اس کو امپاور کر سکتے ہیں، وہ یہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. یہ تو ظلم کی کچھ نفسیاتی وجوہات بھی تھیں اور جو ظلم کو پنپنے میں مدد دیتی ہیں. لیکن دوسری طرف مظلوم جو ہوتا ہے اس کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیلف پیٹی ہوتے ہیں، ان کو مظلوم بننے کا شوق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے، مظلوم ثابت کر کے بعض اوقات ہمدردی لینا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ دراصل ظلم کو بڑھانے میں بھی ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ظالم کو یہ موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے. ابھی پچھلے دنوں 2 واقعات میری نظر سے گزرے سوشل میڈیا پر، اور ان کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ معاشرے میں ظلم کا نظام جو ہے وہ شاید چھوٹے پیمانے پر گھروں سے جب شروع ہوتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ارد گرد اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی اس سے بچ نہیں پاتے ہیں. 2 واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے جو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ایک واقعہ ان 2 بچوں کا تھا جو اپنی نانی کے گھر پڑھ رہے تھے، باوجود ان کے پیرنٹس علیحدہ ہو چکے تھے. والدہ جو ہیں وہ باہر جاب کر رہی ہیں کسی ملک میں، اور وہ بچے اپنی نانی کے گھر رہے تھے جہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا، اور وہ گھر سے بھاگ گئے. اور وہ سارا جو قصہ ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی جاننا ہوگا، پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. دوسرا واقعہ کل پرسوں جو پیش آیا ابھی ایک آدھ روز پہلے ہی، وہ تھا
श्री लंका से की शहरी एक खातून, जिनके साथ भी ये हुआ कि उनके 2 बच्चे जो उनकी कस्टडी से लेकर उनके हस्बैंड को दे दिए गए। उस वाक़ये की भी तफ़सील में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक तो बड़ा अजीब मसला ये है कि इस वक़्त हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा है, हमें उसको जाँचने और परखने के लिए बहुत ही गहरी और उम्मीद नज़र चाहिए। हमें नहीं मालूम कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ सियासी नौइयत की हैं, गो कि आप लोग कहते हैं कि बात सियासी नहीं की करनी चाहिए प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे मुझे अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ समाजी नौइयत के मसाइल को ही डिस्कस करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि अब हर चीज़ के पीछे एक सियासत पनप रही है। मेरे बहुत से दोस्तों ने, जैसे कि आपको याद होगा पिछले दिनों जो वाक़या हुआ था जिसमें खातून के लिबास को लेकर एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, और बाद में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी और बहुत जगहों पर इस चीज़ के बारे में कहा गया कि ये एक स्टंट था, ये एक ख़ास पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाक़ये को हवा दी गई थी, और वो वाक़या जो था वो बेसिकली शायद बनाया गया था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी इसके बारे में कोई ऐसी रिसर्च नहीं कर पाई मैं, और ना मेरे पास इतने सोर्सेज़ थे कि मैं ये जान सकती कि ये वाक़ई वाक़या था या ये इसके पीछे कोई सियासी मोटिव था। लेकिन ये एक र्यूमर, जो कि मैं आपको एक प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि र्यूमर्स का ज़माना है और र्यूमर्स से बचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ख़ास मोटिव है, इनको हाईलाइट करने के पीछे कुछ सियासी मकासद हैं, इनको एक ख़ास मकासद के लिए उछाला जा रहा है। इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकती, और ना शायद आप दे सकते हैं, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन ये वाक़यात हमारे माशरे में होते हैं। अगर इन वाक़यात को हम थोड़ी देर के लिए मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि हम ड्रामा ही तसव्वुर कर लें, फिर भी ये वाक़यात हकीकत पर मबनी हैं, और ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। ये कहानियाँ हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन बच्चों के साथ जो भी वाक़यात पेश आए या जो हालात पेश आए, उनमें उनके वालिदैन में से कौन ज़ालिम था, कौन मज़लूम था? किसने कहाँ पर कौन-सी सा ज़ुल्म जो है वो उन बच्चों के साथ हुआ, और कौन कौन उसका असल में ज़िम्मेदार है? क्या रियासत इसकी ज़िम्मेदार है जिसने उन बच्चों को जो कि वल्नरेबल थे, सही तौर पर लुक आफ्टर नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली फिर मैं वही कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में शायद ऐसी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई एक हुकूमती सतह पर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है कि जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से ये देख सके कि जो बच्चे अपने ख़ानदानी मसाइल का शिकार हैं, जिन बच्चों को अपने वालिदैन की अलहदगी की बिना पर मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो इन मसलों को में उलझ कर अपनी ज़िंदगियों को के जिस मुश्किल दौर से गुज़रे हैं, क्या रियासत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्या हुकूमती कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन बच्चों को माशरे का एक पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं। अगर है तो ज़रूर मुझे अपने मालूमात से आगाह कीजिएगा, ताकि मेरी मालूमात में इजाफ़ा हो। लेकिन मुझे अभी तक इन बहुत से ऐसे वाक़यात जो इन वाक़यात के अलावा भी मेरे इल्म में हैं, जब बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, तो सवाए इसके कि ख़ानदान का कोई शख़्स जो है वो आगे बढ़कर उनको उनकी मदद को आता है, और कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है पाकिस्तान में जो इन बच्चों की मदद कर सके। लेकिन जो लोग आते भी हैं, जो रिश्तेदार आते भी हैं ऐसे बच्चों की मदद के लिए, उनके अपने कुछ मकासद होते हैं या उनके अपने कुछ हालात होते हैं, और एट द एंड वो बच्चे सफ़र करते हैं। उनके नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ख़ास तौर पर आज के दौर में, जबकि सेपरेशंस का जो रेशो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, शादियाँ बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए चलती हैं और टूट जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो घर से बेघर हो जाते हैं, या वो अपने ननिहाल में पलते हैं, ददियाल में पलते हैं। उस सारे अमल में उन बच्चों की नफ्सियात के बारे में, उन बच्चों की किरदार की बिल्डिंग के बारे में क्या हम सोचते हैं? क्या कोई ऐसा पैमाना है कि उन बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म और उस नतीजे में उनके मज़लूमियत का जो पहलू है, उसको किसी तरीके से हम बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते? मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के पे गौर करने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि हम अपने माशरे को जुल्म और मज़लूम दोनों से बचाएं, क्योंकि जो एक तरफ जुल्म कर रहा है वो तो जुल्म कर ही रहा है, लेकिन जो मज़लूम है वो भी अपने साथ ये जुल्म कर रहा है कि वो ये बर्दाश्त कर रहा है। तो
बच्चों के हवाले से तो खैर हमें सोचना ही है, लेकिन हमें अपनी पूरी सोसाइटी के हवाले से भी इस बात पे गौर करना चाहिए। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैं नहीं समझ सकती कि किस तरीके से जो रिश्ते टूटते हैं, उन रिश्तों के टूटने के बाद जो बच्चों के साथ मुआशरा रवैया रखता है, वो क्या एट द एंड हमारी पूरी सोसाइटी को उस हैजान की तरफ, उस मायूसी की तरफ, या उस परेशानी की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि ऑल ओवर द सोसाइटी बैलेंस नहीं है, तवाज़ुन नहीं है, और जिसके नतीजे में ना कोई इदारा अपने काम को सही तरीके से कर पाता है, ना मुआशरे में एक दूसरे से हमदर्दी का जज़्बा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ़ बज़ाहिर हम समझते हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम इतना मज़बूत है कि हम एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हैं। लेकिन अगर मैं एनालिसिस करूँ तो पाकिस्तान में हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक दूसरे को से जेलस ज़्यादा हो रहे होते हैं, हसद ज़्यादा कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में जो माशरा जन्म लेता है उसका शख्साना आज हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी किसी भी हवाले से करने को तैयार नहीं है। बात मैं करी थी ज़ालिम और मज़लूम की, तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़ुल्म की एक हद है। ज़ुल्म जब बहुत बढ़ता है तो मिट जाता है। हमारी दुआ है, हमारी ये तमन्ना होनी चाहिए, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने इर्द-गिर्द होने वाले ज़ुल्म को रोकें, और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले मज़लूमों के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।